हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिएगा, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहां से इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद इस चैप्टर को एक बार पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, द मुगल्स, 16th टू 17th सेंचुरी, 16वीं से 17वीं शताब्दी। Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages। देखिए, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर शासन कर पाना बहुत ही कठिन था, क्योंकि यहाँ पे लोगों की और संस्कृतियों में बहुत ज्यादा विविधता थी। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे शासक विभिन्न क्षेत्रों पर फोर्सफुली नियंत्रण तो कर लेते थे, लेकिन वहां पे कुछ समय बाद ही जो स्थानीय सरदार होते थे वो विद्रोह कर देते थे, और फिर वही स्थानीय सरदार उन क्षेत्रों पर शासन करने लग जाते थे। तो जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, इन क्षेत्रों पर ज्यादा समय के लिए शासन नहीं कर पाते थे। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time। देखिए, मुगल शासकों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की और उन कार्यों को करके दिखाया जो कि मुगलों के प्रीडिसेसर मतलब कि पूर्ववर्ती बहुत ही कम समय के लिए कर पाते थे। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की और वो कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से मुगलों ने आगरा और दिल्ली से अपने राज्य का विस्तार मतलब कि एक्सपेंशन करना शुरू किया, और 17वीं सदी में उन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं सदी में लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore। मुगलों ने एक ऐसी प्रशासन व्यवस्था कायम की और शासन संबंधी ऐसे विचार लागू किए जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी चलते रहे, और उन्होंने अपने पीछे एक ऐसी पॉलिटिकल लेगेसी मतलब कि ऐसी राजनीतिक धरोहर छोड़ी जिससे कि उपमहाद्वीप में आगे आने वाले शासक भी उससे सीखते रहे। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। ये एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु वेयर दी मुगल्स। मुगल कौन थे? द मुगल्स वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स। मुगल दो महान शासकों के वंशों के वंशज थे, मतलब कि डिसेंडेंट्स थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे।
From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. देखिए मुगल की माता के साइड से वो गेंगिस खान मतलब कि चंगेज खान के वंशज थे और चंगेज खान वो मंगोल शासक था जिसने कि चाइना और सेंट्रल एशिया पर शासन किया था। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। From their father's side, they were successors of Timur, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. अपने पिता के साइड से वे तिमूर मतलब कि तैमूर के उत्तराधिकारी थे और तैमूर ईरान, इराक और टर्की पर शासन करता था। पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. मुगलों को मुगल कहलाना या फिर मंगोल कहलाना पसंद नहीं था, परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। दिस वॉज बिकॉज ऑफ गेंगिस खान्स मेमोरी वॉज एसोसिएटेड विद द मैसेक्योर ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। ये इस वजह से था क्योंकि जो चंगेज खान था उसके साथ एक याद जुड़ी हुई थी, एक स्मृति जुड़ी हुई थी कि उसने सैकड़ों लाखों लोगों की हत्या की थी, मैसेक्योर किया था, नरसंहार किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विथ उज्बेक्स देयर मंगोल कंपिटिटर्स। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। इसी वजह से जो मुगल थे वो खुद को मुगल या फिर मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऑन द अदर हैंड, द मुगल्स वेर प्राउड ऑफ देयर तिमुराइड एंसेस्ट्री, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। मुगलों को अपने तैमूर के वंशज होने पर बहुत प्राउड फील होता था क्योंकि तैमूर ने 1398 पर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दे सेलिब्रेटेड देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली, ईच रूलर गेटिंग अ पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। देखिए मुगल जो शासक थे वो अपना एक चित्र बनवाते थे तैमूर के साथ। वो इतना गर्व महसूस करते थे तैमूर के वंशज होने पर। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, मुगल सैन्य अभियान। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर succeeded to the throne of Fargana in 1494 when he was only 12 years old. बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा को फरगना का राज्य मिला था और उनकी आकस्मिक मृत्यु के पश्चात बाबर 1494 में फरगना का शासक बना जब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. देखिए हुआ क्या था कि बाबर आरंभ से ही महत्वाकांक्षी था, इसलिए उसकी निगाह समरकंद के क्षेत्र पर थी जो उसके चाचा के शासन के अधीन था और बाबर ने लगभग समरकंद को जीत भी लिया था, परंतु उसके चाचा ने उज्बेक शासक शैबानी खान उज्बेक की सहायता से बाबर को समरकंद से बाहर कर दिया और इसी वजह से बाबर को अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने काबुल पर 1504 में कब्जा कर लिया। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत घटित हुआ। इस युद्ध में बाबर और लोदी डायनेस्टी के शासक इब्राहिम लोदी आपस में लड़े थे। इस युद्ध में बाबर ने सफलतापूर्वक तुलगमा युद्ध प्रणाली को तोपखाने के साथ जोड़कर युद्ध में सफलता पाई। पानीपत की सफलता के बाद बाबर का नियंत्रण आगरा एवं दिल्ली पर हो गया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया।
और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनिचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। मुगल जो है वो प्रिमोजेनिचर मतलब कि ज्येष्ठाधिकार के नियम को नहीं मानते थे, जिसमें कि पिता के सबसे बड़े पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। Instead, they followed the Mughal and Timuride custom of co-parcenary inheritance or a division of the inheritance among all the sons. देखिए, मुगल जो थे वे को पार्सनरी मतलब कि सहदायात के नियम को मानते थे, जिसमें कि उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायात की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। द मुगल रूलर्स कैंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर ऑथोरिटी। मुगल शासक उन शासकों के विरुद्ध कॉन्स्टेंटली कैंपेन करते थे मतलब कि लगातार अभियान करते थे जो कि मुगल सत्ता को स्वीकार करने से मना कर देते थे। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बट एज द मुगल्स बिकेम पावरफुल मेनी अदर रूलर्स ऑल्सो ज्वाइंड देम वॉलेंटरीली। देखिए, जब मुगल बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए, तो जो दूसरे शासक थे उन्होंने वॉलेंटरीली ही मतलब कि स्वेच्छा से ही उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। द राजपूत आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। Many of them married their daughters into Mughal families and received high positions, but many resisted as well. बहुत सारे राजपूत शासकों ने अपने पुत्रियों का विवाह मुगल घराने में करवाया था, जिससे कि मुगल साम्राज्य में उन राजपूत शासकों को ऊंचे पद प्राप्त हुए थे। लेकिन बहुत से ऐसे राजपूत शासक भी थे जिन्होंने रेजिस्ट किया था, विरोध भी किया था। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। द सिसोदिया राजपूत्स ऑफ मेवाड़ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे वे बहुत ही लंबे समय तक मुगल सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands back as assignments. परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। इसका मतलब ये था कि अब सिसोदिया राजपूत मुगल के बिहाफ पर वहां पे शासन करते और सेंट्रल सत्ता में मुगल होते। The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains. मुगल दूसरे शासकों को पराजित करते थे मगर उन्हें अपमानित नहीं करते थे। इस वजह से मुगल अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए थे। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू कीप दिस बैलेंस ऑल द टाइम। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मुगल मैरिजेस विद दी राजपूत्स, राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। द मदर ऑफ जहांगीर वॉज ए कछवा प्रिंस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ अंबेर, मॉडर्न डे जयपुर। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी। वो अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी जो कि वर्तमान में जयपुर है। द मदर ऑफ शाहजहां वॉज ए राठौड़ प्रिंस, डॉटर ऑफ द राजपूत रूलर ऑफ मारवाड़, जोधपुर। शाहजहां की मां एक राठौड़ राजकुमारी थी। वो मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, मनसबदार और जागीरदार।
देखिए, मनसब का शाब्दिक अर्थ होता है पद, मतलब कि रैंक, और मनसबदारी का अर्थ होता है पद धारक, मतलब कि रैंक होल्डर। अकबर ने यह पद्धति अपने शासन के वर्ष में आरंभ किया था। As the empire expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people. देखिए, जैसे जैसे साम्राज्य का विस्तार होता गया और इसमें विभिन्न क्षेत्र आते गए, तो मुगलों ने विभिन्न लोगों को प्रशासनिक कार्य के लिए नियुक्त करना आरंभ कर दिया था। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। From a small nucleus of Turkish nobles, they expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghans, Rajputs, Marathas and other groups. पहले क्या होता था कि जो सरदार होते थे वो सिर्फ तुर्की होते थे, जिनको कि तुरानीज कहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे राज्य का विस्तार हुआ, वैसे वैसे सरदारों में ईरानियंस भी आए, भारतीय मुसलमान भी आए, अफगान्स भी आए, राजपूत भी आए और मराठास भी आए। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की, जिनको कि तुरानी कहते हैं, वे थे। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। दोज हु ज्वाइंड मुगल सर्विस वेयर एनरोल्ड एज मनसबदार्स। जो लोग मुगल सेवा में आए उन्हें मनसबदार कहा गया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। The term mansabdar refers to an individual who holds a mansab, meaning a position or rank. देखिए, मनसबदार शब्द का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जिसके पास कोई पद है, मतलब कि कोई मनसब है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। It was a grading system used by the Mughals to fix rank, salary and military responsibilities. देखिए, ये जो मनसबदारी था, ये एक तरीके का ग्रेडिंग सिस्टम था, मतलब कि एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके द्वारा मुगल एक व्यक्ति के पद को, तनख्वाह को और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब कि सैन्य उत्तरदायित्व को निर्धारित कर देते थे। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। रैंक एंड सैलरी वेर डिटरमाइंड बाई ए न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। रैंक मतलब कि पद और सैलरी मतलब कि वेतन को जात रैंक से डिटरमाइन किया जाता था। देखिए, जात रैंक किसी भी मनसबदार का मनसबदारों के बीच स्तर, पदानुक्रम एवं व्यक्तिगत तनख्वाह का निर्धारक होता था। मतलब कि किसी का अगर जात रैंक 5,000 का है और किसी और मनसबदार का अगर जात रैंक 3,000 का है, तो इस 5,000 रैंक वाले का सैलरी जो है वो ज्यादा होगा और इसकी प्रतिष्ठा भी ज्यादा होगी 3,000 वाले की तुलना में। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। द हायर द जात, द मोस्ट प्रेस्टिजियस वॉज नोबल्स पोजिशन इन कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। देखिए, इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है कि जात रैंक जितना ज्यादा होगा उतना ही दरबार में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा होगी और उतना ही ज्यादा उसका सैलरी भी होगा। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। The Mansabdar's military responsibilities required him to maintain a specified number of सवार और कैवलरीमैन। देखिए, मनसबदार को जिस तरीके की मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती थी, मतलब कि जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उसी के अनुसार उस मनसबदार को कैवलरीमैन रखने पड़ते थे, मतलब कि घुड़सवार रखने पड़ते थे। हम लोगों ने देखा कि मनसबदार को जात रैंक मिलता था जिसके अंतर्गत उस मनसबदार का दरबार में कितनी उसकी प्रतिष्ठा रहेगी और उसकी कितनी तनख्वाह रहेगी, सैलरी रहेगी, ये निर्धारित होता था। ऐसे ही मनसबदार को एक और रैंक मिलता था जिसको कि सवार रैंक कहते हैं, और इस सवार रैंक के अनुसार एक मनसबदार के अधीन घुड़सवारों के सैनिकों की संख्या को निर्धारित किया जाता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। The Mansabdar brought his cavalrymen for review, got them registered, their horses branded, and then received money to pay them as salary. देखिए, मनसबदार अपने घुड़सवारों को लाते थे निरीक्षण करवाने के लिए, रिव्यू करवाने के लिए, और उनका पंजीकरण करवाते थे, उनका रजिस्ट्रेशन करवाते थे। फिर अपने घोड़ों को लाते थे ताकि
उनको ब्रांड कर दिया जाए, मतलब कि दगवाया जाए। देखिए, ये इसलिए करवाया जाता था ताकि एक मनसबदार के पास कितने घोड़े हैं इसका पता लगाया जा सके। अगर घोड़े को ब्रांडेड नहीं किया जाएगा तो फिर ये मनसबदार बार बार इसी घोड़े को लाके दिखाता रहेगा और दिखा देगा कि मेरे पास इतने नंबर ऑफ घुड़सवार हैं। इसी वजह से घोड़े को दगवा दिया जाता था। फिर ये सब करने के बाद फिर उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़े को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। Mansabdars received their salaries as revenue assignments called जागीर्स which were somewhat like इक्तास। देखिए, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे पढ़ा था कि एक टेरिटरी को इक्ता कहते थे और इसको होल्ड करने वाले को इक्तेदार या फिर मुक्ति कहते थे। वैसे ही मुगल काल में एक पीस ऑफ लैंड को जागीर कहते थे और इस जागीर को किसी मनसबदार को दिया जाता था, जहां से वो मनसबदार रेवेन्यू कलेक्ट करता था, राजस्व की वसूली करता था और उस राजस्व की वसूली से उसके पास जो धन आता था, तो वो मनसबदार का जो सैलरी होता था उस धन से उतना अपने पास रख लेता था और बाकी बचे हुए धन को अपने घुड़सवारों में बांट देता था एज सैलरी, तनख्वाह के रूप में। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। बट अनलाइक मुक्तीस, मोस्ट मनसबदार्स डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। देखिए, जो इक्ता होता था, इस इक्ता पे मुक्ति रहते थे और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी, मतलब कि प्रशासन भी संभालते थे। लेकिन जो जागीर होता था, जो मनसबदार होते थे, वो यहाँ रहते भी नहीं थे और यहाँ का प्रशासन भी नहीं संभालते थे। यहाँ से उनके सेवक राजस्व की वसूली किया करते थे। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। They only had rights to the revenue of their assignments, which was collected for them by their servants, while the mansabdars themselves served in some other part of the country. देखिए, मनसबदारों को सिर्फ राजस्व एकत्रित करने का, मतलब कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार था और ये जो रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे, मतलब कि राजस्व एकत्रित किया करते थे, ये मनसबदार खुद नहीं करते थे बल्कि उनके सेवक करते थे। जबकि मनसबदार उपमहाद्वीप के किसी अलग क्षेत्र पर सेवारत होते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। इन अकबर्स रेन, these jagirs were carefully assessed so that their revenues were roughly equal to the salary of the मनसबदार। देखिए, अकबर के शासन काल में जो जागीर होते थे, उनका बहुत ही केयरफुली असेसमेंट किया जाता था कि यहाँ से रेवेन्यू कितना कलेक्ट हो सकता है। जब इस बात का अंदाजा लग जाता था कि यहां से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है, फिर उसी हिसाब से उस मनसबदार को ये जागीर दी जाती थी जिसका रैंक इतना हो कि वो ये रेवेन्यू पाने का हकदार हो। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। मान लीजिए, रेवेन्यू एक्स अमाउंट इस जागीर से कलेक्ट हो रहा है और मनसबदार का रैंक कितना है कि वो भी एक्स अमाउंट पाने का हकदार हो, तभी इस मनसबदार को ये वाली जागीर सौंपी जाएगी। By Aurangzeb's reign, this was no longer the case, and the actual revenue collected was often less than the granted sum. औरंगजेब का शासनकाल आते आते स्थिति बहुत ही बदल गई थी। अब मनसबदार जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, राजस्व जो एकत्रित करते थे, वो उनके वेतन से बहुत कम होता था। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। There was also a huge increase in the number of mansabdars, which meant a long wait before they received a जागीर। देखिए, मनसबदार की संख्याओं में भी काफी वृद्धि हुआ। इसके वजह से उनको जागीर मिलने में बहुत समय लगता था, इसलिए उनको इंतजार भी करना पड़ता था। मनसबदार की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। These and other factors created a shortage in the number of जागीर्स। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई।
As a result, many jagirdars tried to extract as much revenue as possible while they had a जागीर। देखिए, यहाँ पे हमें एक नया वर्ड देखने को मिल रहा है, जागीरदार। अभी तक हम लोग मनसबदार के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये मनसबदार और जागीरदार में क्या संबंध है, इसको समझते हैं। देखिए, कुछ छोटे मनसबदार होते थे जिनको कि नकद में तनख्वाह दिया जाता था और वे नकदी मनसबदार कहलाते थे। परंतु जो बड़े मनसबदार होते थे, उनको जागीर में तनख्वाह दिया जाता था। ठीक है, ऐसे मनसबदार जागीरदार कहे जाते थे। और इन जागीरदारों को जो जागीर मिलता था, वो उन जागीरों से जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, जितना राजस्व वसूल कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश करते थे। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके, कर ले। Aurangzeb was unable to control these developments in the last year of his reign, and the peasantry therefore suffered tremendously. अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसान ही होते थे जिनको भू राजस्व चुकाना होता था। इसी वजह से अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जब्त एंड जमींदार। जब्त और जमींदार। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स was टैक्स ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द peasantry। किसानों की उपज से जो मिलने वाला जो टैक्स था, जो राजस्व था, वही मुगल शासकों के आमदनी का प्रमुख स्रोत था। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। इन मोस्ट प्लेसेस peasants paid taxes through the rural elites, that is the headman or the local chieftain। किसान जो राजस्व देते थे, वो स्थानीय सरदार या मुखियाओं के माध्यम से देते थे। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। The Mughal used one term, zamindars, to describe all intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftains। देखिए, जो समस्त मध्यस्थ होते थे, उनके लिए मुगल्स एक ही शब्द का इस्तेमाल करते थे, जमींदार का। चाहे वो ग्राम का मुखिया हो या फिर कोई पावरफुल चीफ्टेन हो, मतलब कि शक्तिशाली सरदार हो। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द का, जमींदार का प्रयोग करते थे। Akbar's revenue minister, Todermal, carried out a careful survey of crop yields, prices, and areas cultivated for a 10-year period, 1570 to 1580। अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, राजस्व मंत्री था, टोडरमल, उसने 1570 से 1580 मतलब कि 10 साल के पीरियड के लिए क्रॉप यील्ड्स मतलब कृषि की कितनी पैदावार है, प्राइस मतलब कि उसकी कीमत क्या हो सकती है, और एरियाज कल्टीवेटेड मतलब कि कृषि भूमि का सर्वे किया था। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। इस डेटा पर आधारित फिर उसने सारे क्रॉप्स का टैक्स फिक्स कर दिया, नकद में, कैश में। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। Each province was divided into revenue circles with its own schedule of revenue rates for individual crops। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। देखिए, मान लीजिए कोई प्रोविंस है, इसको एकदम इक्वल पार्ट में रेवेन्यू सर्कल में मतलब कि राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। फिर यहाँ पे इन राजस्व मंडलों में जो क्रॉप्स उगते थे, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगते थे, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टैक्स निर्धारित किए गए। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त। देखिए, राजस्व वसूली की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा लीजिए और इसको याद रखिएगा। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। It was prevalent in those areas where Mughal administrators could survey the land and keep very careful accounts। देखिए, ये उन्हीं स्थानों पर प्रचलित था जहां पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स मतलब कि मुगल प्रशासनिक अधिकारी लैंड का सर्वे कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उन जमीनों का हिसाब भी रख सकते थे। ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। This was not possible in provinces such as Gujarat and
बंगाल। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। In some areas, the zamindars exercised a great deal of power. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. देखिए कुछ क्षेत्रों में जमींदार बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर उन जमींदारों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शोषण करते थे, तो वे जमींदार फिर विद्रोह भी कर सकते थे। मान लीजिए कोई मुगल एडमिनिस्ट्रेटर ज्यादा राजस्व वसूलने लगता है, तो ऐसी स्थिति में फिर जमींदार वहां पे विद्रोह कर देते थे। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल ऑथोरिटी। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और जो किसान होते थे वो एक होकर मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। These peasants' revolt challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अब हम लोग पढ़ेंगे अकबरनामा और आईन अकबरी के बारे में। देखिए इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। Akbar ordered one of his close friends and courtiers, Abul Fazl, to write a history of his reign. अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वो उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल wrote a 3 volume history of Akbar's reign titled अकबरनामा। देखिए अबुल फजल ने अकबर के काल का इतिहास लिखा 3 वॉल्यूम्स में, मतलब कि 3 जिल्दों में, और इसका शीर्षक है, टाइटल है अकबरनामा। अबुल फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। The first volume dealt with the Akbar's ancestors and the second volume recorded the events of Akbar's reign। देखिए जो पहला वॉल्यूम है उसमें अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में बताया गया है और जो दूसरा वॉल्यूम है उसमें अकबर के शासनकाल के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई उसका विवरण है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। The third volume is Ain-e-Akbari. It deals with Akbar's administration, household, army, the revenues and the geography of his empire। देखिए जो तीसरा वॉल्यूम है उसका नाम है आईन अकबरी और इसमें अकबर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में बताया गया है, उसके घराने के बारे में बताया गया है, उसकी सेना के बारे में बताया गया है, उसके राजस्व के बारे में बताया गया है और उसके साम्राज्य के भूगोल के बारे में भी बताया गया है। तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिच डिटेल्स अबाउट द ट्रेडिशंस एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया। देखिए इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं का और संस्कृतियों का भी विवरण हमें देखने को मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। The most interesting aspect about the Ain-e-Akbari is its rich statistical details about things as diverse as crops, yields, prices, wages and revenues। आईन-ए-अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीजों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण, स्टैटिस्टिकल डिटेल। देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि थर्ड वॉल्यूम का नाम क्या था, यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि पहले 2 वॉल्यूम का नाम क्या था, या फिर पहला वॉल्यूम में किसके बारे में बताया गया था, दूसरे वॉल्यूम में किसके बारे में बताया गया था, थर्ड वॉल्यूम में किसके बारे में बताया गया था। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और सैनिक कुशलता के कारण आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई थी। मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया
जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है। बट दीज सेम विजिटर्स वे आर ऑल्सो अपॉल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी दैट एग्जिस्टेड साइड बाई साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑप्यूलेंस। देखिए, परंतु यही जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे, जो यात्री थे, यहाँ पे मिलने वाली दरिद्रता को भी देखकर अचंभित रह गए थे। परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। द इनइक्विलिटीज वेयर ग्लेयरिंग। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। Documents from the 20th year of Shahjahan's reign inform us that the highest ranking mansabdars were only 445 in number out of the total 8,000। देखिए, शाहजहां के शासनकाल से जो हमें दस्तावेज मिले हैं, उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि टोटल 8,000 मनसबदारों में जो ऊंचे पद पर थे, वे केवल 445 ही थे। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 में से 445 ही थे। दिस स्मॉल नंबर, अ मेयर 5.6% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मनसबदार्स, received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मतलब कि ये जो 5.6% जो मनसबदार की जो संख्या थी, इन्हीं को 61.5% रेवेन्यू मिलता था और बाकी जितने भी मनसबदार थे, उनको बस बचा हुआ अमाउंट मिलता था। The Mughal emperors and their mansabdars spent a great deal of their income on salaries and goods। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का एक बहुत बड़ा भाग अपने सैलरीज पे और गुड्स पे लगाते थे। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce। देखिए, ये जो खर्च होता था, इस खर्चे से शिल्पकारों को और किसानों को बहुत लाभ होता था, क्योंकि वे ही थे जो गुड्स और प्रोड्यूस मतलब कि फसल वगैरह की पूर्ति किया करते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को बहुत लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। But the scale of revenue collection left very little for investment in the hands of the primary producers, the peasant and the artisan। लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन मतलब कि राजस्व का भार इन किसानों पर और इन शिल्पकारों पर इतना अधिक था कि इनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, निवेश करने के लिए बहुत ही कम धन बचता था। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। The poorest among them lived from hand to mouth, and they could hardly consider investing in additional resources, tools and supplies to increase productivity। देखिए, जो बहुत गरीब थे, वे मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे। वे दिन का जितना उनको धन मिलता था, उतना खाने में ही उनका चल जाता था। इस वजह से वो एडिशनल रिसोर्सेज मतलब कि अतिरिक्त संसाधनों पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, निवेश नहीं कर पाते थे। और अतिरिक्त संसाधन कौन से? जैसे कि कोई उपकरण हो गए या फिर कुछ अन्य वस्तुएं हो गई, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। The wealthier peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers profited in this economic world। देखिए, जो धनी किसान थे और आर्टिजनल ग्रुप्स मतलब कि शिल्पकारों के जो समूह थे या फिर व्यापारी और जो महाजन थे, वो गरीबों को ज्यादा ब्याज पर उधार देते थे और इस तरीके से वे लाभ उठाते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज्यादा लाभ उठाते थे। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful groups of people in the late 17th century। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। As the authority of the Mughal emperor slowly declined, his servants emerged as powerful centers of power in the regions। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई,
वैसे वैसे मुगल सम्राट के जो सर्वेंट्स थे, जो सेवक थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र करने की कोशिश की और वे स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे थे। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज एंड हेल्ड द कमांड ऑफ प्रोविंसेस लाइक हैदराबाद एंड अवध। एक मुगल अमीर सादत खान के नेतृत्व में अवध एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया था। फिर अगर हम लोग हैदराबाद की बात करते हैं, तो हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क असफ जा था। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। Although they continued to recognize the Mughal emperor in Delhi as their master, by the 18th century, the provinces of the empire had consolidated their independent political identities. यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।